बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जुमे को मनाई जाएगी ईद, चांद के दीदार के बाद छाई खुशियां। चुनिंदा लोग मस्जिद में तो आवाम घरों में रहकर करेगी इबादत। ईद की खुशी से न रहे कोई महरूम। मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं का सराहनीय कार्य, गरीबों तक भेजी सेवैयां, मेवे और राशन। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में ब्लैक फंगस का प्रकोप, नगरीय क्षेत्र के 2 लोगों का चल रहा है नागपुर में उपचार। पड़ोसी जिले सिवनी में भी ब्लैक फंगस के मिल रहे हैं मरीज। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 15 दिनों में आए 12 मरीज। ब्लैक फंगस को लेकर जिला स्वास्थ्य प्रबंधन हुआ अलर्ट। जिला चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ, मुख्यमंत्री उपचार योजना के तहत लगाई गई मशीन। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क रहेगी सुविधा। एपीएल कार्ड धारकों को देने होंगे 933 रुपये। आयुष्मान और दीनदयाल कार्ड धारक को निःशुल्क मिलेगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। जिले में मुस्लिम समाजजनों द्वारा शुक्रवार को ईद उल फितर का पर्व सादगी पूर्वक मनाया जाएगा। चांद के दीदार के साथ ही समाज में ईद की खुशी देखी गई और सभी एक दूसरे को चांद की मुबारकबाद देते नजर आए। मुस्लिम समाज में जुमे का दिन अहम माना जाता है और इस दिन ईद होने से ईद की खुशी दोगुनी हो गई है। महीने भर से चले आ रहे माह रमजान पर्व का समापन ईद उल फितर पर्व पर होता है। बताया जाता है कि ईद का मतलब इनाम मिलने का दिन होता है। जिस प्रकार माह रमजान में बंदा खुदा की इबादत करता है, रोजे रखता है और नेक काम करता है, तो बंदों के लिए भी खुदा ने ईद को इनाम मिलने का दिन रखा है। आज ईद की नमाज मस्जिदों में कोरोना संक्रमण की वजह से नियमों का पालन करते हुए अदा की जाएगी, जबकि आवाम से घरों में रहकर इबादत करने की अपील की गई है। बता दें कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब ईद की नमाज मस्जिदों में आवाम नहीं अदा कर पाएंगे, जबकि इसके पूर्व ईद की खुशी में मस्जिदें गुलजार रहा करती थीं और सभी खुशी खुशी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते थे। गुरुवार की शाम ईद का चांद आसमां में नजर आते ही मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। जुमे के दिन मस्जिदों में चुनिंदा लोग ईद की नमाज अदा करेंगे, जबकि पूरी आवाम घरों में रहकर इबादत कर कोरोना संक्रमण के खात्मे एवं देश दुनिया में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। ईद की खुशी में सेवैयों की मिठास मायने रखती है और इसके बिना ईद का त्यौहार अधूरा है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में गरीबों को मदद करते हुए मुस्लिम सामाजिक संस्थाओं ने सेवैयां एवं मेवे के साथ ही राशन पहुँचाते हुए मदद की है। ईद पर्व के करीब आने तक सामाजिक संस्था लगातार गरीबों की मदद के लिए आगे आकर उन्हें मदद पहुंचा रही थी, ताकि जिस तरह संपन्न परिवार ईद की खुशी मनाते हैं, उसी तरह ईद की खुशियों से कोई भी महरूम न रहे। सामाजिक संस्थाओं का महामारी और आर्थिक संकट के भयावह दौर में गरीबों की मदद करना काबिले तारीफ है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के धीमे होने के साथ ही अब ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। वैसे तो बालाघाट जिले में म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के लक्षण का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, किंतु मुख्यालय बालाघाट में संभ्रांत परिवार के 2 व्यवसायी जो कि कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस की चपेट में आने के बाद इलाज हेतु नागपुर के निजी चिकित्सालय में भर्ती हैं। हालांकि जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ने जिले में अब तक ब्लैक फंगस होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बीमारी को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश जरूर दिए गए हैं। ब्लैक फंगस से पीड़ित बालाघाट नगरवासी के दूरभाष पर चर्चा पर उनके सहयोगी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व परिवार के सदस्य कोरोना से संक्रमित हुए थे और उन्हें गोंदिया के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहां उपचार के बाद उनकी आंख में पहले दिन कुछ तकलीफ हुई एवं दूसरे दिन आंखों के आसपास लाल सूजन नजर आई एवं पलक बंद हो गई।
तब उन्हें बेहतर उपचारार्थ नागपुर ले जाया गया, जहां ब्लैक फंगस के लक्षण बताए गए एवं बीते 3-4 दिनों से इलाज जारी है। वहीं एक दूसरे मरीज के संबंध में उनके परिजनों की माने तो बीते कुछ दिनों पूर्व कोरोना संक्रमण से सुधार के कुछ दिनों बाद फंगस इन्फेक्शन हुआ, जिसके चलते उनका इलाज नागपुर के निजी चिकित्सालय में जारी है एवं शुरुआती दौर में 8 से 10 दांत निकालने पड़े हैं, नहीं तो चिकित्सक के अनुसार संक्रमण और अधिक बढ़ सकता था। देखा जाए तो म्यूकरमाइकोसिस नामक ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने शहर में आने से पूर्व ही चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ ही आम जनों की चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं चिकित्सकों में भी इस बात को लेकर चिंता है कि कोविड की दूसरी लहर की पीक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और अगर इस नई बीमारी ने शहर में दस्तक दे दी तो इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। आपको बता दें कि जिले के पड़ोसी जिले सिवनी में ब्लैक फंगस दस्तक हो चुकी है, जहां बीमारी से ग्रसित एक युवा मरीज को जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि बीते 15 दिनों में जबलपुर मेडिकल कॉलेज में ही जबलपुर शहर से ही लगभग 1 दर्जन मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 की मौत भी हो चुकी है। म्यूकरमाइकोसिस को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि ब्लैक फंगस बीमारी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है, जो कि पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कोविड के साथ यह पुनः सुर्खियों में आया है, क्योंकि कोविड के मरीज को काफ़ी दिनों तक स्टेरॉइड्स लगाया जाता है। स्टेरॉइड्स की वजह से मरीज की शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे यह फंगस फैलता है। उन्होंने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस की जानकारी अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली है, लेकिन इस बीमारी को लेकर सभी शासकीय और निजी चिकित्सालयों को सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। ब्लैक फंगस जो है ये बीमारी एक प्रकार के फंगस या फंगल इन्फेक्शन है और जो कि पहले भी होता था और अभी ये कोविड के साथ में अचानक इसलिए सुर्खियों में आया कि कोविड का जो मरीज रहता है वो उसको काफ़ी दिन तक स्टेरॉइड लगाया जाता है और स्टेरॉइड जब लगाया जाता है तो व्यक्ति के जो है शुगर बढ़ जाती है और शुगर बल्कि अनकंट्रोल जैसी हो जाती है, तो इसलिए जो फंगस रहता है अपना संक्रमण कर बैठता है। इसके अलावा पहले भी फंगस की बीमारी होती थी, ऐसे व्यक्तियों को होती थी जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती थी अथवा जिनका डायबिटीज़ या शुगर, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं शुगर की बीमारी, वो कंट्रोल नहीं रहता था, अथवा ऐसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार के कैंसर वगैरह की बीमारी होती थी, अथवा ऐसे व्यक्ति जो लंबे समय से किसी बीमारी के लिए स्टेरॉइड वगैरह की थेरेपी ले रहे हैं, अथवा ऐसे व्यक्ति जो कि HIV अथवा एड्स से पीड़ित हैं और जिनकी लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लैक फंगस की बीमारी होती थी। और एक चीज़ और होती है कि ये फंगस जो है जो ऑक्सीजन सिस्टम रहता है, मरीज को जब कोविड का पेशेंट होता है तो उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन देने के लिए व्यक्ति को ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, ऑक्सीजन को पानी में डाल के निकाला जाता है, तो वो पानी कई बार नहीं बदलने के कारण उस पानी में फंगस पनप जाता है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन की नली वगैरह रहती है वहाँ भी ये फंगस रहता है और व्यक्ति के शरीर में घुसा चला आता है, लेकिन व्यक्ति के शरीर की लड़ने की क्षमता अच्छी रहती है तो फंगस अपना लक्षण नहीं दिखा पाता है। क्योंकि व्यक्ति बीमार रहता है और उसको लंबे समय तक स्टेरॉइड दिया जाता है, इसलिए उसका शुगर बढ़ता है, उसके रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो ऐसे समय में फंगस एक्टिव हो जाता है और अपना असर दिखाता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के चेहरे में सूजन आ सकती है, नाक से खून जा सकता है, एक तरफ की नाक बंद हो सकती है, सर्दी हो सकती है बार बार, आँखों में सूजन आ सकती है, आँखों के पलकों में सूजन आ सकती है और साथ ही साथ खांसी आ सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ये उसके लक्षण होते हैं। और नाकों के पास में काले रंग का निशान आता है जो कि धीरे धीरे चेहरे को भर लेता है और मुंह में भी जाकर के इस प्रकार के बीमारी हो जाती है। बालाघाट में ऐसे केसेस आए हैं सामने अभी? नहीं, बालाघाट में ऐसे केसेस नहीं। सर पड़ोसी जिला सिवनी में ऐसे केसेस आया है और नहीं हो सकता है बालाघाट में आया हो, लेकिन हम लोग के संज्ञान में नहीं आया है। हो सकता जिला है प्रशासन कितना अलर्ट है इसको? हमने अस्पतालों को, हमारे सिविल सर्जन को और हमारे जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं जो अस्पताल चल रहे हैं वो हमने प्राइवेट नर्सिंग होम वालों को सबको हिदायत दे दी है कि किस प्रकार की सावधानियां आप बरतें। बता दें कि ब्लैक फंगस की शिकायतें अक्सर कोविड रिकवरी के बाद आ रही है। इसके कई सिस्टम्स हैं, जैसे दांत दर्द, दांत टूटना, जबड़ों में दर्द, दर्द के साथ धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी होना आदि। इसके अलावा इसमें व्यक्ति की आंखें लाल और पलकों पर सूजन दिखने लगती है। नेजल कंजेशन यानी नाक के पास लालिमा पड़ जाने की भी समस्या हो सकती है।
देर आए लेकिन दुरुस्त आए की तर्ज पर लंबे अरसे की मांग के बाद 13 मई को जिले के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री उपचार योजना के तहत सीटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक बालाघाट गौरीशंकर बिसेन सहित कलेक्टर दीपक आर्य एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय बालाघाट में स्थापित की गई सीटी स्कैन मशीन का फीता काटकर एवं विधि विधान से पूजा अर्चन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार, एसडीएम केसी वोपचे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ होने से शासकीय अस्पतालों के मरीजों को अब प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सीटी स्कैन के लिए मरीजों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। इस दौरान बताया गया कि इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि आउटसोर्स के माध्यम से जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है। सीटी स्कैन का मरीज को निर्धारित शुल्क देना होगा, जो बाजार दर से बहुत कम होगा। जिला चिकित्सालय में भर्ती बीपीएल, आयुष्मान और दीनदयाल कार्ड धारक मरीज का सीटी स्कैन निःशुल्क किया जाएगा। एपीएल अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर के मरीज को सीटी स्कैन के लिए 933 रुपये का शुल्क देना होगा। प्राइवेट अस्पताल के मरीज को सीटी स्कैन के लिए 2500 रुपये का शुल्क देना होगा। सीटी स्कैन की 2 फिल्म लेने पर 200 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ये आउटसोर्स के माध्यम से सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है और कोविड के समय और इसके अलावा अन्य बीमारियों के लिए मरीज इसका लाभ उठा सकेंगे। चार्जेस को लेकर इसमें किस तरह की स्थिति रहेगी सर? चार्जेस का ऐसा है कि अभी इसमें बीपीएल को फ्री रहेगा और एपीएल को है वो 933 रुपये चार्ज विदाउट कंट्रास्ट यूज़ किया जाएगा। सर इसके दीनदयाल उपाध्याय कार्ड और हाँ, वही जो बीपीएल के रहेंगे या इसके रहेंगे उनको फ्री है। सर कब से कब तक ये खुला रहेगा? इसकी कोई टाइमिंग वगैरह है कि अभी पूरा ही खुला रहेगा 24 घंटे? नहीं, 24 घंटे तो नहीं खुला रहेगा। ये सवेरे मतलब 9 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा। इसके हिसाब से अभी फिर थोड़ा सा और टेक्नीशियन वगैरह की व्यवस्था हो जाती है तो इमरजेंसी में भी इसको खोला जाएगा। सर अभी इसकी ऑपरेटिंग टीम के द्वारा मतलब जिला चिकित्सालय नहीं, ये एक आउटसोर्स एजेंसी है। और जैसे हमारे यहाँ अभी जो लैब लगी हुई है उसी प्रकार से आउटसोर्स एजेंसी इनके द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री उपचार योजना के अंतर्गत ये जो है सीटी स्कैन मशीन लगाई गई। बता दें कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में सीटी स्कैन कराना पड़ रहा था, लेकिन जिला चिकित्सालय बालाघाट में सीटी स्कैन मशीन के लगने एवं प्रारंभ होने से मरीजों को सस्ती दर पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। उन्हें अब सीटी स्कैन के लिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उन पर आर्थिक भार भी नहीं आएगा। 17 मई के बाद प्रदेश के जिन शहरों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम होगी, वहां कर्फ्यू हटाना शुरू हो जाएगा, जिसकी घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। लेकिन बालाघाट जिले में यह संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि मामले में स्वास्थ्य प्रबंधन का मानना है कि लॉकडाउन का निर्णय सरकार का है, लेकिन यह बात भी सच है कि लॉकडाउन से काफी हद तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिली है। प्रदेश के जिन जिलों में 17 मई तक कोरोना संक्रमण दर 5% से कम होगी, वहां कर्फ्यू हटाना शुरू हो जाएगा। कर्फ्यू एकदम से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे हटाया जाएगा, ताकि फिर कोई दिक्कत न हो जाए। जहां संक्रमण की दर 5% से अधिक रहेगी, वहां न तो कर्फ्यू हटेगा और न ही धीरे धीरे खोला जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड कहते हैं कि जहां कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम होती है, वहां महामारी पर नियंत्रण पा लिया गया। इसके मद्देनजर यह तय किया है कि जिन जिलों में 17 मई तक यह दर 5% से कम आ जाएगी, वहां धीरे धीरे कर्फ्यू हटाना शुरू कर देंगे। जिलों में एकदम से सब कुछ नहीं खोला जाएगा। अपने लिए, अपनों के लिए और प्रदेश के लिए कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करें। इसकी वजह से ही महामारी नियंत्रण में आ रही है। संक्रमण दर कम हुई है, पर हमने जरा सी भी असावधानी बरती तो बात बिगड़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे व्यवहार के कारण ही यह वायरस फैलता है, इसलिए कर्फ्यू में कोई घर से बाहर न निकले। मई में कोई कार्यक्रम व आयोजन नहीं होगा। शादी विवाह भी इस माह नहीं होंगे। किल कोरोना अभियान में टीम घर घर दस्तक दे रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है तो छिपाएं नहीं, आगे आकर बताएं।
इलाज की पूरी व्यवस्था है। इधर जिले में कोरोना संक्रमण दर को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि जिले में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में जिले की कोरोना संक्रमण की दर लगभग 13% के आसपास है। उन्होंने लॉकडाउन के निर्णय को लेकर यह सरकार का फैसला है, लेकिन यह भी सच है कि लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण को रोकने में एक हद तक काफ़ी सफलता मिली है। पॉजिटिविटी जो रेट है उसके आधार पर मतलब लॉकडाउन खोलने की संभावना जताई है। बालाघाट की अगर स्थिति जाने तो फिलहाल क्या है? अभी परसों का जो कल परसों का था जो पॉजिटिविटी लगभग 13% है जी। अभी केसेस कितने संख्या में है सर बालाघाट जिले में आज की तारीख में अगर टोटल? अभी हमारे पास में कल तक जो थे लगभग एक्टिव केसेस कल मतलब पर डे 100 के ऊपर ही केसेस 100 के ऊपर ही केस। पर ऐसी स्थिति में लॉकडाउन जैसे सीम साहब बोलेंगे कि जिले में खोला जाएगा तो अपने जिले में जब खोलने की स्थिति बनती भी नहीं। अब ये तो सरकार का निर्णय है कि क्या किया जाएगा, लेकिन अभी जो लॉकडाउन से काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और केसेस के संख्या में भी कमी आई है, तो इस प्रकार से लॉकडाउन का बड़ा फायदा मिला है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था बालाघाट द्वारा आज श्री श्री रविशंकर का 65वां अवतरण दिवस 13 मई को स्वयंसेवकों के द्वारा सेवा साधना के साथ सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सुबह ऑनलाइन सामूहिक योग, ध्यान व सुदर्शन क्रिया की गई। जिसके बाद स्वयंसेवकों द्वारा स्थानीय सिंधु भवन के समक्ष ब्लड बैंक वैन में 21 लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही अनेक लोगों ने जरूरत पड़ने पर भविष्य में रक्तदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक रमेश रंगलानी, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भी उपस्थित होकर रक्तदान करने पहुंचे युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इसी तरह सभी युवाओं को आगे आकर वैक्सीनेशन के पूर्व रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान कार्यक्रम को लेकर सुरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री श्री ने सारे संसार में प्रकाशित किए गए अलौकिक ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, आसन, योग व सेवा प्रकल्पों के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन में खुशियां, शारीरिक स्वस्थता, स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान कर जीवन जीने की कला सिखाई है। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुदेव श्री श्री ने सभी से इस कोरोना महामारी के भीषण संकट में सेवा करते हुए आमजनों का सहयोगी बनने की अपील की है और कहा है कि इस कठिन समय में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सहारा देने की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने, फेफड़ों को मजबूत करने, मानसिक स्तर पर धैर्य लाने और मौन व शांति की झलक के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों हेतु आसन, ध्यान और सांस लेने की विधियों व प्राणायाम के 3 निःशुल्क योगा प्रोटोकॉल की एक आवश्यक श्रृंखला शुरू की है। वहीं इस संकट में जरूरतमंदों को अनाज, राशन की भी जरूरत है। वहीं आमजनों में कोरोना से बचाव करने के लिए जागरूकता के साथ उपचार करने में भी सहयोगी बनने की स्वयंसेवकों की जरूरत है। सेवा का संकल्प धारण कर हम सभी को अपनी सुरक्षा के सभी उपाय कर जुट जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्यों द्वारा कोरोना से ग्रसित आइसोलेटेड मरीजों के लिए निःशुल्क 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज बालाघाट आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा रक्तदान सेवा कर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सभी युवाओं से हम निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन के पूर्व जरूर रक्तदान करें। रक्तदान महादान है। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त किसी का जीवन बचा सके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस कोरोना महामारी के काल में विपरीत परिस्थिति में हम जो भी सेवा जरूरतमंदों की कर सकते हैं वो करना चाहिए। आज से ही आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा अन्नपूर्णा सेवा, अन्नदान, जरूरतमंद ऐसे परिवार जिन्हें बहुत ज़्यादा अनाज की जरूरत है, ऐसे परिवारों में ले जाकर अन्नदान करने का, अन्नपूर्णा सेवा का काम आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा किया जाएगा। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोगी बने और हम नगर की वे सभी संस्थाएं इस समय जो सेवा कार्यों में लगी हैं उन सभी का अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और हम सभी व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वयंसेवी संगठन आगे आए और जहां जैसी भी हमें सेवा बने वो करना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार द्वारा लगभग 5 से 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी आम लोगों की सुविधा के लिए, जो घर पे आइसोलेटेड लोग हैं, उनको दी जा रही है और इसी तरह से बहुत से लोगों को मास्क वितरित किया जा रहा है और हम सभी से अपील करते हैं कि रक्तदान अवश्य करें। जीवन में यह अनमोल सेवा का कार्य अगर हमें मिल रहा है, इसके लिए हम ईश्वर के
बता दें कि श्री श्री रविशंकर के जन्मदिन के अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों के सहयोग से कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे ऐसे बेसहारा जरूरतमंद परिवार जिन्हें अनाज राशन की आवश्यकता है, उन्हें कच्चे अनाज की अन्नपूर्णा थैली जिसमें दाल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, मसाला व कपड़े के फेस मास्क भी संस्था द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, जिस अन्नपूर्णा सेवा को निरंतर जारी रखा जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में भूमि कार्डा, भारती ठाकुर, मेघा जैन, प्रियंका जैन, आयुष, अनिल वाधवानी, आशुतोष, विकास सोनेकर, अखिलेश चौरे, मयंक ठाकुर, सुशील ठाकुर, विक्की पालेवार, सतीश गंगवानी, अमन कुरवेती, निखिल वाधवानी, नवीन संतवानी, आनंद वाधवानी, विकास बिसेन, अखिलेश तिवारी, अनिल कार्डा, शत्रुघ्न छोट्टानी व करण बिसेन ने रक्तदान किया। वारासिवनी के सिविल अस्पताल परिसर में करीब 650 स्क्वायर फीट में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का 13 मई को NHAI की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल सहित अन्य मौजूद रहे। इस दौरान विधायक जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र की जनता को जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लत से निजात मिलने वाली है। ऑक्सीजन प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद प्लांट में 200 लीटर प्रति मिनट का उत्पादन होगा, जिससे कि प्रति मिनट 70 से 80 लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिसे तैयार होने में करीब 20 दिन का समय लगेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल ने बताया कि NHAI कंपनी के द्वारा पूरी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं। उसी के अंतर्गत वारासिवनी में भी ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है। प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार हो जाने के बाद प्रति मिनट 200 लीटर के हिसाब से ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जो आने वाली परिस्थिति के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि वारासिवनी में खैलांजी, तिलोड़ी, कटंगी, लालबर्रा 4 तहसील निर्भर करती है, इसलिए कम समय अवधि में बड़ा प्लांट स्थापित हो सके, इसलिए सभी प्रयास किए जाएंगे। वर्ष रहेगा 2021 कि हर तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेके सिविल अस्पताल वारासिवनी तक अभी इसको हम 100 बिस्तर का अस्पताल करने का हमारा प्रयास है। माननीय शिवराज जी चौहान ने हमने आश्वासन भी किया है और कार्रवाई चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र हमारे अस्पताल 100 बिस्तर का भी अस्पताल हो जाएगा, जिससे यहाँ की जो स्टाफ है उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डॉक्टरों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और अन्य भी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त। भैया एक जानकारी पूर्व में ये थी कि अस्पताल का जो रैंक है उसी से भी कर दिया गया था। गलत जानकारी है। देखिए, जब मैं जो खनिज मंत्री था, आपने देखा होगा एक डॉक्टर से हमने 4 डॉक्टर किए यहाँ पर, और यहाँ पर डेंटल की सारी सुविधा, हमारे पास डॉक्टर नहीं है लेकिन डेंटल की सारी सुविधा है, एक्सरे मशीन है, सारी सुविधा ला दी गई है। तो जो BSc जो बात मैंने सुना था वो भ्रामक जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज 4-5 डॉक्टर है, दूसरा अभी नए डॉक्टर हमारे पास आए हैं। आप देखिए 4 नए डॉक्टर हमें लाए बालाघाट से। इस तरह से कितने डॉक्टर हो जाएंगे बार सुनिए, 8 डॉक्टर हो जाएंगे। तो इस तरह से BSc हो गया, ये तो बहुत ही भ्रामक जानकारी है। वहीं मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि NHAI के द्वारा सोशल कॉस्ट के लिए वारासिवनी में 200 MPM का ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए कहा गया है, जिस पर उनके द्वारा स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। NHAI भारत सरकार की फर्म है और उसी के द्वारा यह कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो, जिसके लिए ठेकेदार से चर्चा की जा रही है। कार्य 2 दिन में प्रारंभ हो जाएगा और 20 दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगर प्रति मिनट 200 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो प्रति मिनट 70 से 80 लोगों की जान बचाई जा सकती है। ये NHAI के द्वारा सोशल कॉज के लिए यहाँ पर वारासिवनी में 200 LPM का ऑक्सीजन प्लांट का बनाने का हमें कहा गया है, जिसे हम चालू करने जा रहे हैं। NHAI जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसी के द्वारा ये पूरा कार्य कराया जाएगा। कार्य में क्या क्या होगा, कब तक प्रारंभ कर सकते हैं अपन इसमें? कार्य हमारा कल या परसों में आरंभ होने की पूरी स्थिति है। माननीय ठेकेदार जी से हमारी बातचीत हो, खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत चल रही है। हो सकता है कल या परसों में हम उसको चालू कर देंगे और 15 से 20 दिन के अंदर इसको कंप्लीट भी कर देंगे। अभी जो फर्स्ट टाइम में कंप्लीट होगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा कि पूरा प्लांट कंप्लीट होगा? स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, मशीनरी भी NHAI ही प्रोवाइड कराएगी, जो बेंगलोर से आनी है। हाँ, क्योंकि वो इम्पोर्ट हो रही है, सब इम्पोर्ट होगी, तो वो हमको इम्पोर्ट करा के हमारे हैंडओवर करेंगे मशीनें, जिसको हम यहाँ ला के लगाएंगे उसको। इससे अपने को कितनी, इस विपरीत समय में कितनी राहत मिल सकती है आपके हिसाब से? इस प्लांट के हिसाब से कितने लोग के अपन जीवन रक्षा एक मोटे तौर पे कर सकते हैं? मोटे तौर पे बस 200 जो आपका लीटर पर मिनट में, मतलब आप ये मान के 70-80 आदमियों की जान अपन बचा सकते हैं पर मिनट कंटिन्यू चलता रहेगा। 15 किलो ऑक्सीजन लगती है। 15 किलो ऑक्सीजन एक आदमी मरीज लेता है, तो इसको आप लगा लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। स्ट्रक्चर का साइज क्या कुछ आपने दिमाग लगाया? 20 बाई 32 का स्ट्रक्चर साइज है इसका, 640 स्क्वायर फीट। और कहाँ निर्माण होगा? यही परिसर में अस्पताल? हाँ, परिसर के साथ यहीं पे, ये स्थान पे खड़े हैं, यहीं इसी स्थान पे होगा बस। आप कितने दिन में यहाँ पहुँच चुके जब आपको वर्क ऑर्डर मिला, और आज की दूरी कितनी होगी अपनी?
मैं वर्क ऑर्डर मिलने से तो मैं आज ही आ गया हूँ। आज ही आ गए? आज ही आ यानी गया आपका उत्साह देख के लगता है हमको आज ही आ गया। आपका उत्साह देख के लगता है कि आप काम को समय अवधि में कर लेंगे। आप नहीं, हमें करके देना है। माननीय गडकरी जी का सपना है, हमारे मंत्री जी का, कि मैं जल्द से जल्द हम ये सारे जो लोगों को मदद करें। निरीक्षण के दौरान बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथोड़, ठेकेदार दीपक आड़े, जगनी सिंह, डायरेक्टर राहुल शर्मा, आरपीओ एनएचएआई निवर्तमान पार्षद संदीप मिश्रा मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।